नमस्कार। आज हम ध्वनि तरंगों की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं। हमारे पास कुछ स्रोत हैं, कुछ नोट्स हैं जो बताते हैं कि ध्वनि कैसे काम करती है, और हमारा मकसद है भाई इनमें से जो ज़रूरी जानकारी है उसे समझना। तो कहाँ से शुरू करें? अच्छा, सबसे पहले ये कि ध्वनि तरंगे वो कितने प्रकार की होती हैं? इन नोट्स में कुछ वर्गीकरण दिया है ना? हाँ, बिल्कुल। इसमें आवृत्ति के आधार पर 3 मुख्य प्रकार बताए गए हैं। एक तो है अवश्रव्य, मतलब इंफ्रासोनिक। इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, तो इन्हें हम सुन नहीं सकते। अच्छा, 20 हर्ट्ज से कम, ठीक है। हाँ, फिर आती हैं श्रव्य तरंगे, ऑडिबल। ये 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच। यही वो रेंज है जो हमारे कान पकड़ पाते हैं। हमारी सुनने की सीमा। बिल्कुल। और तीसरी है पराश्रव्य, यानी अल्ट्रासोनिक। इनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा होती है। ओह, तो ये पराश्रव्य वाली हम नहीं सुन सकते, लेकिन नोट्स में लिखा है कि कुछ जीव सुन सकते हैं और इनके कुछ उपयोग भी हैं शायद। हाँ, सही कहा। जैसे कुत्ते हैं, चमगादड़ हैं, ये जीव पराश्रव्य ध्वनियां सुन सकते हैं या पैदा भी कर सकते हैं। दिलचस्प। और उपयोग की बात करें तो हाँ, इनके कई इस्तेमाल हैं। संकेत भेजने में, चिकित्सा में, जैसे गठिया के इलाज में, सोनार तकनीक में भी, और यहाँ तक कि कारखानों की चिमनियों से काले खटाने जैसे कामों में भी इनका जिक्र है इन स्रोतों में। क्या बात है, चिमनियों की सफाई में भी। अच्छा, चलिए अब एक और बेसिक सवाल पर आते हैं। ध्वनि की चाल, उसकी रफ्तार, ये किन चीजों पर निर्भर करती है? मैंने नोट्स में देखा कि माध्यम का जिक्र है। हाँ, बिल्कुल सही। ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा तो माध्यम की प्रकृति पर ही निर्भर करती है। मतलब माध्यम कितना सघन है और कितना प्रत्यास्थ, यानी इलास्टिक। सघनता और प्रत्यास्थता, ठीक है। हाँ, इसीलिए ठोस चीजों में ये सबसे तेज चलती है। जैसे लोहा या स्टील में रफ्तार करीब 5130 मीटर प्रति सेकंड तक हो सकती है। 5000, बाप रे। हाँ, पानी में ये कम हो जाती है, करीब 1483 मीटर्स प्रति सेकंड, और हवा में तो और भी कम, लगभग 332 मीटर्स प्रति सेकंड। तो मतलब माध्यम जितना सॉलिड और लचीला, उतनी तेज रफ्तार। अच्छा, और तापमान या हवा में नमी का भी कोई असर होता है क्या? हाँ, होता है। तापमान का असर होता है। हवा में अगर तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की चाल भी बढ़ती है। हर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर चाल लगभग 0.61 मीटर्स प्रति सेकंड बढ़ जाती है। अच्छा, ये भी है। हाँ, और इसी तरह हवा में नमी मतलब आर्द्रता अगर बढ़ती है तो भी चाल थोड़ी सी बढ़ जाती है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, हवा का दाब बदलने से चाल पर कोई असर नहीं होता, और न ही चाल ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करती है। मतलब धीमी आवाज और तेज आवाज एक ही रफ्तार से चलेगी। ठीक है, ये स्पष्ट हुआ। तो ध्वनि अलग अलग रफ्तार से चलती है अलग अलग माध्यम में, लेकिन जब ये हम तक पहुंचती है तो हम इसे महसूस कैसे करते हैं? मेरा मतलब है प्रबलता, तारत्व, ये सब क्या है? हाँ, ये ध्वनि के लक्षण हैं जिन्हें हम महसूस करते हैं। देखिए, प्रबलता यानी लाउडनेस वो है जिससे हमें पता चलता है कि आवाज धीमी है या तेज। इसे फोन में मापते हैं। ये कान की संवेदनशीलता से जुड़ा है। ओके, प्रबलता। और तारता, पिच। तारत्व वो गुण है जिससे आवाज मोटी या पतली लगती है। जैसे पुरुषों की आवाज आमतौर पर मोटी और महिलाओं या बच्चों की पतली। ये सीधे सीधे ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति जितनी ज्यादा, तारत्व उतना ज्यादा, मतलब आवाज उतनी पतली। जैसे सीटी की आवाज। बिल्कुल। फिर एक और गुण है गुणता, जिसे क्वालिटी या टिम्बर कहते हैं। यही वो चीज है जिससे हम पहचान लेते हैं कि आवाज बांसुरी की है या सितार की, भले ही दोनों एक ही सुर और एक ही जोर से बज रहे हों। हाँ, आवाज का एक तरह का रंग या पहचान। हाँ, कह सकते हैं। और एक और चीज है तीव्रता, इंटेंसिटी। ये असल में किसी जगह पर कितनी ध्वनि ऊर्जा पहुंच रही है उसकी माप है। इसे डेसिबल में मापते हैं और कहते हैं कि हमारे कान लगभग 95 डेसिबल से ज्यादा तीव्रता सहन नहीं कर पाते। 95 डेसिबल, ठीक है। अच्छा, इन स्रोतों में ध्वनि से जुड़ी कुछ और घटनाओं का भी जिक्र है, जैसे गूंज, प्रतिध्वनि। हाँ, प्रतिध्वनि यानी एको, ये तब सुनाई देती है जब हमारी आवाज किसी दूर की सतह से टकराकर वापस लौटती है। जैसे पहाड़ी इलाकों में आवाज गूंजती है। हाँ। लेकिन साफ प्रतिध्वनि सुनने के लिए एक शर्त है।
आवाज के स्रोत और टकराने वाली सतह के बीच कम से कम 17 मीटर या ठीक कहें तो 16.6 मीटर की दूरी होनी चाहिए। 17 मीटर? क्यों? ताकि आवाज को जाने और वापस आने में कम से कम 110 सेकंड का समय लगे। हमारा दिमाग इससे कम समय के अंतर को पकड़ नहीं पाता और आवाज गूंजने के बजाय बस थोड़ी लंबी खिंची हुई सी लगती है। अच्छा, ये कारण है। और भी कुछ घटनाएं बताई गई हैं, जैसे डॉपलर प्रभाव। ये क्या होता है? हाँ, डॉपलर प्रभाव। ये भी हम रोज अनुभव करते हैं, शायद ध्यान नहीं देते। जब कोई आवाज करने वाली चीज जैसे एम्बुलेंस का सायरन हमारी तरफ आ रही हो तो उसकी आवाज तीखी लगती है, और जब दूर जा रही हो तो मोटी। हाँ, ये तो होता है। बस यही डॉपलर प्रभाव है। स्रोत और सुनने वाले के बीच आपेक्षिक गति के कारण आवृत्ति बदली हुई महसूस होती है। इसके अलावा स्रोतों में अनुनाद, रेजोनेंस का भी जिक्र है, जब कोई चीज अपनी स्वाभाविक आवृत्ति पर कंपन करने लगती है। और प्रघाती तरंगें, शॉक वेव्स, जो तब बनती हैं जब कोई चीज ध्वनि की चाल से भी तेज चलती है, सुपरसोनिक जेट की तरह। समझ गए। तो मतलब कुल मिलाकर ध्वनि सिर्फ वो नहीं जो हम सुनते हैं, इसके अपने नियम हैं, गुण हैं, ये अलग अलग माध्यम में अलग तरह से बर्ताव करती है और कई दिलचस्प प्रभाव पैदा करती है। बिल्कुल। और सबसे आकर्षक बात यह है कि ये सिद्धांत हर जगह काम करते हैं, चाहे वो संगीत के वाद्य यंत्र हो या सोनार तकनीक हो या फिर सुपरसोनिक विमान। ध्वनि का विज्ञान हमारे चारों ओर है और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि ध्वनि की चाल तापमान और नमी पर निर्भर करती है। तो क्या यह सोचना दिलचस्प नहीं होगा कि बदलती जलवायु, जैसे बढ़ता तापमान या बदलती नमी, हमारे ध्वनिक वातावरण पर या शायद लंबी दूरी पर ध्वनि आधारित मापों की सटीकता पर कोई सूक्ष्म पर महत्वपूर्ण असर डाल सकती है? इस पर सोचा जा सकता है।